हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे 17th लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो अब तक हमने कंप्लीट किया है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, हमने पिछले लेक्चर में कंक्लूड किया था। तो आज हम जो उसके बाद दूसरा पार्ट दिया है फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा और नेक्स्ट में हम इसके कुछ जो डेफिसिट्स है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट आता है, फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है, देखिए क्या होता है कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट एक एंटिटी है जो एक रेगुलेटर है जो इकोनॉमी को चलाता है, लेकिन गवर्नमेंट खुद कोई बिजनेस नहीं करता। गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं करता। तो लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। गवर्नमेंट रोड्स पे खर्चा करती है, डिफेंस पे खर्चा करती है, इसी तरह जो बाकी सर्विसेज है, टेलीकॉम एट्सेट्रा, रेलवेज, उन पे गवर्नमेंट का खर्चा आता है। तो फिर गवर्नमेंट अगर खर्चा करता है तो गवर्नमेंट की कुछ इनकम भी होगी। तो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आ रही है और खर्चा कैसे होता है? तो गवर्नमेंट का के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल पॉलिसी। सो नटशेल में हम क्या कह सकते हैं? नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि दैट फिजिकल पॉलिसी, ये इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रेज करती है रिसोर्सेज, ठीक है, रेज करती है रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। लेकिन हाँ, रिसोर्सेज रेज कैसे करती है? यूजुअली थ्रू टैक्सेस, वो हम पढ़ेंगे। और जो फिर इन रिसोर्सेज को जो गवर्नमेंट खर्चा करती है इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो नटशेल में फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी अगर आप याद रखोगे, फिजिकल पॉलिसी इन लेमैन्स लैंग्वेज, ठीक है, लेमैन्स लैंग्वेज की आसान भाषा में अगर हम फिजिकल पॉलिसी को देखें तो इट इज़, ये वो पॉलिसी है जैसे कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, और गवर्नमेंट जो जनरेट करती है रिसोर्सेज, गवर्नमेंट का रिसोर्सेज को जनरेट करना और फिर गवर्नमेंट का उन रिसोर्सेज को इकोनॉमी पे स्पेंड करना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी उसको कहते हैं, ठीक है। नाउ फिजिकल पॉलिसी के बाद अगर हम अब थोड़ा बात करें इंडिया की, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई वर्ड फिजिकल पॉलिसी नहीं लिखा है, ठीक है। एज सच कोई फिजिकल पॉलिसी वर्ड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो फिर इंडिया में क्या है कि देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, ठीक है, और इसको यूज़ किया गया है अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पे आर्टिकल 112 में जो टर्म दी है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है ये वो स्टेटमेंट है जो हर साल पेश की जाती है बिफोर द पार्लियामेंट। तो उस सेशन को क्या बोलते हैं हम? बजट सेशन। तो बजट डॉक्यूमेंट है जो सर्व करता है, बजट डॉक्यूमेंट है जो जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रेजेंट किया जाता है हर साल, ठीक है, बिफोर द पार्लियामेंट। तो इस बजट डॉक्यूमेंट में क्या होता है? इसमें होता है कि एक तो गवर्नमेंट के रिसीट्स, वो कहाँ से रिसीट्स, एक यहाँ पे आप दो चीज़ें याद रखिएगा, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। देखिए डिफरेंस क्या है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स में? रिसीट्स में आता है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, टैक्सेस से मिलेगी या फिर जो कुछ लोन्स देगी उन पे जो इंटरेस्ट मिलेगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो रिसीट्स सिंपली जो गवर्नमेंट की इनकम है, दैट इज रिसीट्स। तो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, ठीक है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, रिसीट्स जो गवर्नमेंट की इनकम है और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पे एक और चीज़ याद रखोगे, यहाँ पे हम देखिए ओवरऑल इकोनॉमी में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट के बजट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है अपनी जगह, या लोकल बॉडीज़ वो किस तरह खर्चे कर रही है, उनकी टैक्सेस उनकी बजट के साथ हमें कुछ नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह रेगुलेट करती है, किस तरह खर्चे करती है और किस तरह टैक्सेस, किस तरह अपनी ये रेवेन्यू जनरेट करता है। तो हम यहाँ पे खाली फिजिकल पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट या बाकी बॉडीज़ की, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 112 एज सच कोई वर्ड एज फिजिकल पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जिसको आप बजट डॉक्यूमेंट कहते हो, तो ये हर साल पेश किया जाता है इन द पार्लियामेंट। तो इसमें क्या होता है बजट में? अब एक तो मतलब गवर्नमेंट क्या खर्चा करेगी, रेवेन्यू, सॉरी, एक्सपेंडिचर्स और
रिसीट्स, ठीक है, रिसीट्स जो इनकम है गवर्नमेंट के और एक्सपेंडिचर्स जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के। लेकिन हाँ, अब क्या होता है कि देखिए गवर्नमेंट तो बजट पेश करेगी, लेकिन बजट में क्या होगा, अब यहाँ पे आप थोड़ा एक चीज़ याद रखोगे, ये होता है रिसीट्स और ये होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कोई एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में करेगी, ठीक है, तो क्या है कि उसमें क्या है कि देखिए दो अकाउंट्स होती हैं, ठीक है, दो अकाउंट्स। अब गवर्नमेंट जब खर्चा करती है तो विदिन एक तो एक कुछ खर्चे होंगे जिनके बेनिफिट्स रेकरिंग होगी, या जो विदिन वन ईयर वो खर्चे गवर्नमेंट के पूरे होंगे, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड वो बजट जो आता है वो आता है अंडर रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। तो दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रेवेन्यू अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, ओके। तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या होता है, देखिए रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने बजट याद रखा, तो बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन और अंडर आर्टिकल 112 है। तो बजट जब पेश किया जाता है वो मेंशन करता है रिसीट्स मतलब इनकम्स ऑफ द गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर्स मतलब गवर्नमेंट के खर्चे, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के खर्चे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब तो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, लेकिन हाँ देखिए खर्चे भी करेगी और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। लेकिन हाँ जो जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर विदिन वन ईयर उसका बेनिफिट या उसका जो खर्चा है विदिन वन ईयर एग्जॉस्ट होगा, तो उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में एज सच रखते हैं। मतलब जो खाली करंट ईयर की बात करें, कोई खर्चा या कोई इनकम गवर्नमेंट की जो सिर्फ एक साल या उस ईयर की बात करें, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट। और जो खर्चे फिर जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई खर्चा गवर्नमेंट कर रही है और उससे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन वो जनरेट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स होगा, तो वो आता है अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें याद रखोगे, तो बजट जब होता है तो इसमें अब दो अकाउंट्स आती है, एक तो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू बजट आता है जो सिर्फ करंट ईयर की बात करता है, जिसमें कोई खर्चा या कोई बेनिफिट विदिन वन ईयर एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जिसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, या लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स, इसको हम कहते हैं कैपिटल बजट, ठीक है। नाउ उसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट अगर हम बात करें तो एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पे एलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, अब याद रखोगे हमारे पास दो गुड्स होती है, ठीक है, एक तो पब्लिक गुड्स और दूसरा होता है प्राइवेट गुड्स, ठीक है, प्राइवेट गुड्स गुड्स और पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो प्राइवेट गुड्स क्या है और पब्लिक गुड्स में डिफरेंस क्या है। पब्लिक गुड्स जो होती है ये वो गुड्स और सर्विसेज है जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट या डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है या इनडायरेक्टली भी इन पे गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है। बट जो प्राइवेट गुड्स हैं दीज आर नॉट, ये क्या है, अब हाँ मेन डिफरेंस क्या है, पब्लिक गुड्स जो है इनके बेनिफिट्स पूरी सोसाइटी एंजॉय करती है। अब एग्जांपल ले लीजिए रोड्स की, डिफेंस एटसेट्रा, सिक्योरिटी, तो इनके बेनिफिट्स पूरे पब्लिक को मिलते हैं, पब्लिक पार्क्स, तो इनको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स। और प्राइवेट गुड्स क्या है, ये वो बेनिफिट्स है जो मतलब एक ही इंडिविजुअल एट ए टाइम कंज्यूम करता है, जैसे कोई चॉकलेट, क्लोथिंग, फूड, ठीक है। तो अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक ने फूड किया और सब ने वो फूड कंज्यूम किया। तो प्राइवेट गुड्स जो मतलब जिसमें एक एक ही इंडिविजुअल कोई बेनिफिट उसका मतलब फ्रूट्स हासिल करता है। लेकिन पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती है जिनमें कलेक्टिवली सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। तो ये होता है पब्लिक और प्राइवेट गुड्स, ठीक है। हाँ यहाँ पे अब आप ये एक याद रखोगे, प्राइवेट गुड्स स्टैंड इन राइवल रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो राइवल रिलेशनशिप यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स जो मतलब गवर्नमेंट खर्चा करती है इकोनॉमी पे, जो गुड्स जैसे डिफेंस, रोड्स, तो वो पब्लिक गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं जैसे फूड, क्लोथिंग एटसेट्रा, जो हम परचेज करते हैं वो प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स एक इनमें राइवल रिलेशनशिप होता है, मतलब है कि अगर आप कोई फूड खा रहे हैं तो इसका कोई और इंडिविजुअल उस फूड को कंज्यूम नहीं कर सकता। तो मतलब अगर एक कर रहा है तो दूसरा उसको नहीं कर सकता, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट गुड, मतलब राइवल रिलेशनशिप है इनका, ठीक है। मतलब एक ही कंज्यूमर एट ए टाइम
उसको कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिए, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। तो नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है कि इसमें आप देखिए, अगर कोई पब्लिक गुड है, अगर कोई रोड है, तो रोड से यूजुअली हर कोई चल सकता है, ठीक है। तो कोई भी रोड से चल सकता है, तो ये नहीं है कि कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल है, इनमें सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है, पब्लिक गुड्स में। और नॉन पेइंग यूजर्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर कॉल्ड फ्री राइडर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप याद क्या रखोगे, फ्री राइडर्स एक टर्म है। इसका मतलब है, देखिए अगर कोई मतलब पब्लिक गुड है, आप मान लीजिए रोड है, ठीक है, तो रोड है, यहाँ पे मान लीजिए कोई टोल पोस्ट है, और यहाँ से यहाँ पे आपको कोई टैक्स देना पड़ता है टुवर्ड्स द रोड अथॉरिटीज, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कोई बाइक है या कोई भी कार है, वो चली गई, उसने इसको क्रॉस किया और टैक्स नहीं भरा, तो इनको हम बोलते हैं फ्री राइडर्स, ठीक है। मतलब जब आप पब्लिक गुड के लिए कोई पेमेंट नहीं करोगे, तो दैट इज कॉल्ड फ्री राइडर्स। तो यूजुअली जो पब्लिक गुड्स है, इनकी डायरेक्ट पेमेंट इनकी नहीं होती है, तो इनकी पेमेंट कैसे होती है, गवर्नमेंट इनकी इनसे जो पेमेंट होती है थ्रू टैक्सेस ही यूजुअली होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब पब्लिक प्रोविजन, अब अगर कोई भी पब्लिक गुड डायरेक्टली गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करे, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जैसे मान लीजिए डिफेंस, ठीक है, डिफेंस सर्विसेज, तो इनमें डायरेक्टली गवर्नमेंट का ही रोल रहता है। या इसी तरह आप मान लीजिए रोड्स एटसेट्रा, तो अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद ही गवर्नमेंट बनाती है, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में वो खाली वो गुड्स आएंगी जो गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। आप मान लीजिए रेलवेज की सर्विसेज, तो डायरेक्टली उसको गवर्नमेंट ही रेगुलेट करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पब्लिक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर में खाली क्या आएगा, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, ओके। नाउ दूसरा ऑब्जेक्टिव जो फिजिकल पॉलिसी ऑफ या बजट का है, वो होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक तो होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर आपको पता होगा, देखिए इनकम में होता है एक तो गवर्नमेंट की इनकम जी इनकम, और दूसरी होती है प्राइवेट इनकम, ठीक है, प्राइवेट इनकम। तो सिंपली नेशनल इनकम जो होती है, या तो गवर्नमेंट को चली जाएगी या फिर प्राइवेट के पास होगी। तो प्राइवेट इनकम में फिर आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वो इनकम जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम होता है जो जो किसके लिए यूज़ होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो हाउस होल्डर्स फॉर स्पेंडिंग यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है, देखिए रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए इनकम, मतलब देखिए ये कोई रिच है और ये कोई पुअर है, ठीक है, पुअर है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ इनकम होगी फॉर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो ये खर्चा कर सकता है, इसकी वाई, इसको मान लीजिए Y1 Y2। तो देखिए रिच को क्या करेगी गवर्नमेंट, ज़्यादा टैक्स इन पे लगा देगी, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकी इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। और जो पुअर है इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ट्रांसफर सब्सिडीज, ठीक है, गैस सब्सिडी एटसेट्रा। तो ट्रांसफर्स और तो इसको बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ताकि मतलब जो इक्वेलिटी है वो सोसाइटी में आ जाए, तो इसको बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है बजट का, ठीक है, कि मतलब जो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है विद इन द रिच एंड पुअर, तो पुअर को क्या करना है, उनको सब्सिडीज देनी है, ग्रांट्स देनी है, ठीक है, स्कीम्स उनके लिए बनानी है, और जो ये फिर रिच है उनके लिए इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। तो इस तरह जो गवर्नमेंट है इसको रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। तो हुआ ना, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब रिच पे ज़्यादा और उस पर ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है टैक्सेस और इन ट्रांसफर्स को, ठीक है। तो ट्रांसफर ज़्यादातर जाएंगी पुअर पॉपुलेशन को, और जो टैक्सेस है ये ज़्यादातर कलेक्ट होंगी फ्रॉम द रिचर वंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट बजट होगा, ठीक है। तो उसके बाद होता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन में क्या आता है, देखिए गवर्नमेंट अगर क्या है कि देखिए आप मान लीजिए मार्केट कंडीशंस में, ये मार्केट कंडीशंस और ये मान लीजिए डिमांड, ठीक है। तो मान लीजिए अगर प्राइसेस यहाँ पे है, ठीक है, अब अगर कंज्यूमर्स की यहाँ पे, आपको मैं थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, एक सेकेंड, यहाँ से इनकम वाई और यहाँ से क्यूडी क्वांटिटी
डिमांडेड, राइट। तो जितना जितना इनकम राइज कर रही थी कंज्यूमर की उस टाइम, तो क्या हो रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। इस तरह पॉजिटिव रिलेशन आया था बिटवीन डिमांड कर्व एंड द इनकम, ठीक है। लेकिन हाँ, अब अगर क्या है, देखिए स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, क्यों? या तो अगर मतलब देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़े, ठीक है, मार्केट देखिए मतलब फर्म्स प्रोड्यूस करती है, फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी में, तो ओवरऑल कहाँ बेचती है, मार्केट में। लेकिन अब अगर कंज्यूमर्स के पास इनकम कम है तो वो कम क्वांटिटी खरीद सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, तो फिर वो ज़्यादा ट्रांसफर्स, ठीक है, या ज़्यादा क्रेडिट देगी कंज्यूमर्स को, ताकि मतलब जो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाए, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अब अगर गवर्नमेंट चाहती है, देखिए इस तरह का ये तो होगा यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो इससे प्राइसेस राइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख लीजिए ये मान लीजिए डिमांड कर्व, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है, देखिए स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब है अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हो, ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज हो, तो ये डिमांड कर्व इसका शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, या जिसको हम राइट वर्ड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, ये डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये, तो इससे देखिए पहले यहाँ पे प्राइस था, लेकिन अब जो प्राइसेस है वो राइज कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राइसेस आ गई, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा आ गई एट हायर प्राइस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे, और अब अगर मान लीजिए कि डिमांड यहाँ पे है, ठीक है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा डिमांड होने की वजह से क्या है, प्राइसेस भी बहुत हाई होंगे। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि अब डिमांड मार्केट में कम हो, क्योंकि तब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा डिमांड होगी किसी चीज़ की तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड को रिड्यूस करेगी। इसके लिए ये कुछ जैसे क्रेडिट कम करेगी, ठीक है, बैंक उसको बोलेगी आप कम क्रेडिट दे दो, उनके लिए कुछ वो CRR SLR इंक्रीज कर देगी, क्रेडिट कम जाएगा, मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है। तो ये होता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब है कि डिमांड को एडजस्ट करना इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ताकि मतलब ये एग्रीगेट डिमांड, अगर डिमांड को बढ़ाना हो, अगर डिमांड कम है मार्केट में तो डिमांड को बढ़ाना है। जैसे आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड-19 एक पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने क्या किया था, देखिए एग्रीगेट डिमांड क्योंकि देखिए ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या हुआ था, जब रेस्ट्रिक्ट, आज मान लीजिए जैसे लॉकडाउन है तो क्या होगा, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी ऑलरेडी जो मार्केट में है वो अनसोल्ड रहेगी, ठीक है, अनसोल्ड सप्लाई रहेगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए सप्लाई करो और ये डिमांड करो, तो नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में ये होगा, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट होगा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए अब कोई लॉकडाउन लगा, ठीक है, तो डिमांड ये बिल्कुल बहुत ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या रहेगा, सप्लाई यहाँ तक, ठीक है, तो अनसोल्ड, अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स, तो मतलब जो स्टॉक है वो पड़ा रहेगा क्योंकि डिमांड बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो अगर डिमांड कम रहेगी तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा कि इस डिमांड को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे देगी, क्रेडिट ज़्यादा, बैंकर्स को बोलेगी कि आप ज़्यादा क्रेडिट दे दो लोगों को, उनको मतलब लोन्स दे दो, एटसेट्रा प्रोवाइड करो, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, वो इकोनॉमी में खर्च कर सके, क्योंकि डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ही ये जो सप्लाई है अनसोल्ड सप्लाई ये बिकेगी, ठीक है। तो इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखोगे, अब अगर दूसरी कंडीशन, यहाँ पे तो हमने ये माना डिमांड बहुत कम हो गई, ठीक है, और ये अनसोल्ड रहा। लेकिन अब अगर और एक कंडीशन, अब अगर आप मानोगे, ये मान लीजिए XY प्लेन, और यहाँ पे मान लीजिए ये डिमांड कर्व, और ये मान लीजिए आप सप्लाई कर्व, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लीजिए ये XY प्लेन, ये सप्लाई कर्व, और ये हमारी डिमांड कर्व, और ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओके, ईवी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन हाँ, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा गया, ठीक है, आप मान लीजिए लोगों के हाथ में अब ज़्यादा पैसा है, तो इनकम ज़्यादा होगी, तो वो यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट के बजाय उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो यहाँ पे डिमांड करेंगे। लेकिन हाँ, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए डिमांड, सप्लाई यहाँ तक है, ठीक है, अब सप्लाई यहाँ तक है ना, डिमांड तो, एक सेकेंड, डिमांड, वन सेकेंड,
सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्राइसेस और लोग यहाँ पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे प्राइसेस हायर है, ठीक है। तो प्राइसेस हायर होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए इसको शिफ्ट कर लीजिए इस कर्व को यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइसेस इंक्रीज हैं, ठीक है, तो प्राइसेस राइज होंगी विद इंक्रीज इन डिमांड, जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो गवर्नमेंट है फिर डिमांड को कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेट अब आप याद रखोगे जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या करता है, या तो एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी में इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। तो सिंपली आप ये कहो, ये मान लीजिए हमारी डिमांड कहो, तो अगर बैकवर्ड शिफ्ट, तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये खाली, यहाँ पे मान लीजिए ये था प्राइस और ये है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्यूडी, ठीक है। तो अब अगर प्राइसेस राइज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, ठीक है, प्राइसेस राइज करने के साथ, ठीक है। तो लेकिन हाँ इसको शिफ्ट कर लीजिए तो विद इंक्रीज इन प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब जितना जितना प्राइस बढ़ेगा उस चीज़ की, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ने लगेगी उसके प्राइसेस भी राइज करते जाएंगे। तो अगर प्राइसेस ज़्यादा राइज कर गए तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टिव फंक्शन अपनाएगी, ठीक है, तो कंट्रैक्शनरी मेजर्स अपनाएगी, ताकि मतलब जो डिमांड है वो कम हो, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। और अगर डिमांड अब अगर ऑलरेडी मार्केट में डिमांड बहुत कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, डिमांड को इंक्रीज करेगी, ज़्यादा पैसा देगी लोगों के हाथ में, ओके। नाउ यहाँ पे अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो अब शुरू होता है बजट, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने याद रखा, जो प्रेजेंट होती है इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 112। नाउ जो गवर्नमेंट के बजट है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट में क्या आता है, देखिए अब मैंने आपको बोला गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एक तो इनकम, उनको हम बोलते हैं रिसीट्स, ठीक है, रिसीट्स ये गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम है, मतलब जो भी गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, कहाँ कहाँ किन किन सोर्सेज से मिलेगा, उनको रिसीट्स कहते हैं। और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट को खर्चा करना है इकोनॉमी में वो एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब ये रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों मिला के क्या बनाते हैं, बजट, ठीक है, गवर्नमेंट का बजट, ठीक है। तो बजट में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेश होती है पार्लियामेंट में, उसमें गवर्नमेंट रिसीट्स भी पेश करती है, मतलब हम कहाँ कहाँ से, हमें किन किन सोर्सेज से पैसा मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, और एक्सपेंडिचर भी डिस्कस करती है। तो दोनों रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जब डिस्कस होता है उसको हम बजट कहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अब क्या होता है, ये दो टाइप्स का होता है, एक तो होगा रेवेन्यू बजट और दूसरा होगा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में आएगा रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अब मतलब क्या है, देखिए, और कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन हाँ यहाँ पे आप याद रखोगे रेवेन्यू रिसीट्स में आता है टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो टैक्स जो आता है वो रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर आता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है प्लान एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सिंपल आप याद रखोगे रिसीट्स जो होती है दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है जो बजट होता है गवर्नमेंट का, दो टाइप्स में बांटा जाता है, एक तो रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल बजट, ओके। नाउ यहाँ पे रेवेन्यू बजट में क्या आएगा, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसी तरह कैपिटल बजट में क्या आएगा, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिनमें मान लीजिए, देखिए अब हम एक एक करके इन रिसीट्स को डिस्कस करेंगे नीचे वाली स्लाइड्स में, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रख लीजिए, सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं, ये अंडर आर्टिकल 112 मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रेजेंट होती है इन द पार्लियामेंट। इसमें गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स मतलब अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर्स मतलब अपने खर्चे दोनों को पेश करती है। तो बजट में अब दो टाइप्स के बजट होते हैं, एक तो आता है हमारा रेवेन्यू बजट और दूसरा हमारा आता है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट में हमारे पास आती है रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह कैपिटल बजट में हमारे पास आता है कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल
एक्सपेंडिचर, ठीक है। और हमारे पास हमने ये भी पढ़ा था दो अकाउंट्स होते हैं, एक तो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम रिसीट्स को, ठीक है। ऊपर हमने अब देखा रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। देखिए अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है वो रिसीट्स जिनमें जिनमें क्या होता है, कोई एसेट या कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये वो इनकम है गवर्नमेंट की, इनके बदले गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट को ये इनकम मिले, ठीक है। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट पे कोई क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अगर हम कहीं पे जाएंगे, ठीक है, हम उधार लेंगे तो हमारी हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। या हम कुछ लोन वोन लेंगे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। या हम कुछ बनाते हैं तो उस पर खर्चा आएगा तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट आता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, ठीक है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स जिनका वैल्यू होता है। तो अगर कोई भी इनकम, कोई भी वो इनकम, देखिए हम या इकोनॉमी में गवर्नमेंट जब खर्चा करेगी या तो एसेट्स, एक तो एसेट्स क्रिएट कर सकती है, मतलब कहीं पे कोई पावर प्लांट गवर्नमेंट ने बनाया या रेलवे जो गवर्नमेंट चला रही है तो वो गवर्नमेंट के एसेट्स है, तो उनसे जो इनकम आएगी वो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब अगर कोई ऐसी इनकम है जिसमें मतलब गवर्नमेंट पे कोई क्लेम नहीं कर सकता गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। दीज आर, हाँ, यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज, ठीक है। तो अब रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब आप कैसे समझ सकते हो। इन पे क्या है कि देखिए गवर्नमेंट पे कोई मतलब इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स या लायबिलिटीज वो गवर्नमेंट की नहीं बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि देखिए अगर कोई रेवेन्यू रिसीट की अगर हम बात करें, जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, इनमें इनमें क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए कोई लोन है, ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब देखिए अगर गवर्नमेंट ने आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, उनसे बोरो किया तो गवर्नमेंट को उनको वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो वो इनकम जनरेट की लोन, तो उस पर क्लेम है आईएमएफ की। लेकिन हाँ, जिस इनकम पे कोई क्लेम नहीं होगी तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट। तो इसका ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 90% ऑफ द टोटल रिसीट्स, ठीक है। तो देखिए अब गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम, तो गवर्नमेंट की इनकम इसमें दो चीज़ों से इनकम आती है, तो इनको हम रिसीट्स कहते हैं। एक तो आता है रेवेन्यू रिसीट्स, आरआर, और दूसरा आता है हमारे पास सीआर, कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द इनकम जो गवर्नमेंट की होती है वो थ्रू रेवेन्यू रिसीट्स होती है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, देखिए रेवेन्यू रिसीट्स मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द इनकम जो गवर्नमेंट की होती है वो फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट्स होती है। इसमें क्या होता है, तो ये टोटल इनकम जो गवर्नमेंट की है उसकी 90% रिप्रेजेंट करती है। तो इनकम जो गवर्नमेंट की टोटल है, ठीक है, तो वो होगी फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट्स, कितनी होगी 90%, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रख लीजिए, देखिए अब गवर्नमेंट की इनकम रिसीट्स से आएगी, ठीक है, तो इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो मैक्सिमम इनकम कहाँ से आएगी, 90% इनकम आएगी फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स वो इनकम है गवर्नमेंट की जिसपे गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट पे इनके लिए कोई बाहर का क्लेम नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आईएमएफ से लोन लिया गवर्नमेंट ने तो उस पर क्लेम है, वो रेवेन्यू रिसीट में क्लासिफाई नहीं होगा। लेकिन जो भी इनकम गवर्नमेंट की होगी, जैसे टैक्सेस, गवर्नमेंट अगर हम टैक्सेस भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को फिर हमें टैक्सेस वापस देनी पड़ेंगी विद इंटरेस्ट, तो ये क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट वो होता है जिस पे फिर कोई क्लेम नहीं रहता गवर्नमेंट पे, फिर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमें ये वापस चाहिए, ठीक है, तो वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती है। तो इनकम जो गवर्नमेंट की वो
उसको हम रिसीट्स कहते हैं, उसमें कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स। तो 90% जो रिसीट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। और उस रेवेन्यू रिसीट में भी क्या होगा, ये 90% में जो 84% जो इस 90% में जो अब रेवेन्यू रिसीट्स में भी क्या होगा, मैक्सिमम पोर्शन किसका होगा, 84% होगा किसका, टैक्सेस का, ठीक है। तो सिंपल अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखोगे, जो गवर्नमेंट की इनकम है वो रिसीट्स से आती है, रिसीट्स में आते हैं कैपिटल रिसीट्स और आती है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूट करती है 90% गवर्नमेंट की इनकम, और उन रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आती है, वो आती है टैक्सेस से, ठीक है, टैक्सेस से, ठीक है। तो ये होता है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स है जिन पे कोई गवर्नमेंट को फिर हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये वापस देनी है, ठीक है। जैसे टैक्स एक बार दिया तो फिर गवर्नमेंट को वो टैक्स कंज्यूमर्स को या हाउस होल्डर्स को वापस नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, हाँ टैक्सेस तो अब आपको पता होगा, ठीक है। तो रिसीट्स अब रेवेन्यू रिसीट्स में अब क्या आएगा, एक तो आएगा टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस, और क्या आएगा, और फिर बाकी कुछ आएंगी, जैसे डिविडेंड आता है, कुछ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ से कुछ प्रॉफिट आएगा, वो अलग है। तो टैक्सेस में अब क्या क्या आएगा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम जो होगा वो कहाँ से आएगा, वो 55% डायरेक्ट टैक्सेस से आएगा, ठीक है। तो 50% रेवेन्यू जो जनरेट होगा फ्रॉम टैक्सेस वो डायरेक्ट टैक्सेस से होगा, और 45% रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब इनटू अब जो गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं वो हमने डिवाइड किए पहले इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स जो गवर्नमेंट को ऐसी इनकम्स जिन पे फिर कोई क्लेम नहीं रहता, ठीक है। मतलब टैक्सेस एक बार मिले तो फिर गवर्नमेंट को वो वापस नहीं करना पड़ता है। तो जो भी गवर्नमेंट को वापस नहीं करना पड़ेगा तो वो हम क्लासिफाई करेंगे एज रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, टैक्सेस आएगा, जो मेजर पोर्शन होता है इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इनकम, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट ही होती है। तो रेवेन्यू रिसीट्स 90% ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट होती है, तो उनमें सबसे ज़्यादा टैक्सेस से आता है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। तो 55% एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आपको पता होगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पे लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये टैक्सेस में सबसे ज़्यादा, रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे ज़्यादा पोर्शन अब किसका होता है। अगर अब आप रेवेन्यू रिसीट्स को खाली देखोगे, देखिए ये है रेवेन्यू रिसीट्स RR, तो ये गवर्नमेंट की कितनी इनकम कॉन्स्टिट्यूट करता है, 90%, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आती है, रेवेन्यू रिसीट्स से कि कैपिटल रिसीट्स से, तो सबसे ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स से मिलती है, कितनी, 90%। खाली 10% होती है फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। लेकिन इस 90% रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है, अब इसमें क्या आएगा, एक तो आएंगी रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्सेस, और क्या आएगा, नॉन 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 टैक्स रेवेन्यूज। तो टैक्सेस में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा अब कौन होगा, टैक्सेस, कितना, 84%, ठीक है। तो टैक्सेस में क्या क्या आएगा, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस 55% डायरेक्ट टैक्सेस का होगा, 45% इनडायरेक्ट टैक्सेस का होगा। तो जैसे टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी जो मतलब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उन पे जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो इनमें फिर एक्साइज ड्यूटी वेरी होती है, जैसे नेसेसिटीज़ अगर कोई बना रहा है तो उस पर फिर एक्साइज ड्यूटी कम होती है, ठीक है। इसी तरह कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है, तो जो इम्पोर्ट पे लगती है, अगर कुछ इम्पोर्ट करते हैं उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, इनमें आता है इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स, जैसे गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूटीज़ को लोन दिया तो गवर्नमेंट को जो फिर इंटरेस्ट मिलता है फ्रॉम लोन्स, वो आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में। डिविडेंड्स आती हैं, ठीक है, प्रॉफिट इज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो डिविडेंड्स होता है अगर गवर्नमेंट ने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से जो प्रॉफिट मिलेगा वो डिविडेंड होगा। तो इसी तरह गवर्नमेंट फीस होता है कुछ सर्विसेज पे, ठीक है। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट को कोई ग्रांट मिलता है, ठीक है, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम फॉरेन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप याद रखोगे, देखिए यहाँ पे ग्रांट्स का, यहाँ पे वर्ड जो हुआ है यूज ग्रांट्स, ना कि लोन्स, ठीक है। देखिए ग्रांट्स का मतलब है जो गवर्नमेंट को एक बार मिला, ग्रांट होता है ये फिर वापस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एज चैरिटी मान लो
मिलता है, ठीक है। तो ये आएगा अंडर रेवेन्यू रिसीट। लेकिन अगर लोन लेगी गवर्नमेंट आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, तो फिर वो वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो वो रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमने लोन बोरो किया तो वो हमारे रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगा, क्योंकि वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब वो पैसा जो है उस पर किसी बाहर वाले की क्लेम है, लेकिन जिस पे क्लेम नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो रेवेन्यू रिसीट होगा, ठीक है। तो ग्रांट्स जो भी मिलेगा, जिस मतलब जो एज चैरिटी मिलता है, जो वापस नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रांट्स इन एड फॉरेन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी आता है अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ठीक है। तो सिंपल नटशेल में यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स जो मतलब वापस नहीं, जो क्या होती है, जिन पे फिर कोई क्लेम नहीं रहता बाहर वाले का, मतलब ये इनकम्स गवर्नमेंट की वो इनकम्स होती है जिन पे बाहर वाले का क्लेम नहीं रहता। तो 90% यही इनकम होती है रेवेन्यू रिसीट से ही। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन टैक्सेस से आता है 90%, और उन टैक्सेस में भी सबसे ज़्यादा पोर्शन डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, 55% डायरेक्ट टैक्सेस और 45% इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फिर कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में जैसे हुआ ये डिविडेंड्स इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, ठीक है, फीस तो जो गवर्नमेंट लेती है, या ग्रांट्स जो आता है, ठीक है, ना कि लोन, ओके ना। उसके बाद आता है हमारे पास कैपिटल रिसीट्स, ओके। तो कैपिटल रिसीट्स क्या है, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने बोला जो रेवेन्यू रिसीट्स है उनमें कोई एसेट या लायबिलिटी गवर्नमेंट की मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे मतलब जो रेवेन्यू रिसीट्स है जब वो गवर्नमेंट को मिल रहे थे तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही थी। जैसे गवर्नमेंट को टैक्स मिला तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो गई, ठीक है। तो इसी तरह जो अब वो रिसीट्स जिन पे क्या होता है, जिनमें गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर फिनेंशियल एसेट्स डिक्रीज होंगे, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट के पास क्या होता है, एक तो होती है एसेट्स और होता है लाइबिलिटीज, ठीक है। अब अगर कोई भी ऐसी इनकम गवर्नमेंट को आ रही है, लेकिन उस इनकम से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या गवर्नमेंट का एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है। आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया फ्रॉम आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ, ये मान लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट है, GOVT, ये मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट है, और यहाँ पे मान लीजिए ये है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। तो मान लीजिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने गवर्नमेंट को क्या दिया, लोन दिया, ठीक है, लोन दिया। तो बदले में क्या है कि इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट की को इनकम आ गई, मतलब लोन मिल गया गवर्नमेंट को, तो पैसा आ गया गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, इससे क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना, लायबिलिटी इंक्रीज होगी गवर्नमेंट की, ठीक है। इससे जो लायबिलिटी है गवर्नमेंट की इंक्रीज हो गई, मतलब गवर्नमेंट को ये पैसा विद इंटरेस्ट चुकाना है, तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसी इनकम को जिससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। और दूसरी बात देखिए, अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई शेयर्स है गवर्नमेंट की, ठीक है, शेयर्स। तो मान लीजिए, देखिए हाल ही में क्या है कि आजकल जो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो इनका क्या है कि मैक्सिमम ये टिल्ट करते हैं टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा सेक्टर्स वही रेगुलेट करी, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है देन द गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, देखिए ये मान लीजिए आप, ये कोई गवर्नमेंट के शेयर्स मान लीजिए, जैसे ईयर इंडिया, ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स थे। तो आप मान लीजिए ये है ईयर इंडिया, ठीक है, ईयर इंडिया। तो इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट के मान लीजिए कोई 51% शेयर्स थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने मान लीजिए इसने अपने शेयर्स बेच दिए प्राइवेट ओनर्स को, ठीक है, अपने शेयर्स इशू किए और कहा कि प्राइवेट ओनर्स को आप ये शेयर्स ले लो। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इसमें, इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, मतलब जब गवर्नमेंट अपने जो ये शेयर्स है वो किसी सेक्टर में कम करेगी, तो जब भी गवर्नमेंट किसी सेक्टर में अपने शेयर्स कम करेगी तो इससे क्या होगा, रिड्यूस होंगे एसेट्स, ठीक है, तो एसेट्स रिड्यूस होंगी, तो इससे जो इनकम जनरेट होगी, तो मतलब जो ये 51% ईयर इंडिया मान लीजिए, इसमें गवर्नमेंट के 51% शेयर्स थे, लेकिन गवर्नमेंट मान लीजिए अपने इसमें 30% शेयर्स डिक्रीज करना चाहती है। तो ये 30% शेयर्स ये कैसे, ये इशू करेगी शेयर्स और बाकी प्राइवेट एंटिटीज इनको खरीदेंगे, तो जो इनकम आएगी वो भी एज कैपिटल रिसीट क्लासीफाई होगी, क्योंकि वो भी उससे, लेकिन हाँ अब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट के एसेट्स डिक्रीज हुए, ठीक है। तो दो चीज़ें आती है, या तो
गवर्नमेंट के क्या होते हैं कैपिटल रिसीट्स में, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आप मान लीजिए सीधे अगर गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन बोरो किया तो उसको विद इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर अब गवर्नमेंट मान लीजिए किसी सेक्टर में अपनी शेयर्स कम कर रही है तो गवर्नमेंट के एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये होता है कैपिटल रिसीट। इसी तरह अगर गवर्नमेंट कोई पावर प्लांट बना रही है, ठीक है, पावर प्लांट, तो पहले क्या होगा, गवर्नमेंट को इसके एसेट्स पहले यूज होंगे, मतलब एसेट्स पहले डिक्रीज होंगे पावर प्लांट बनाने में, और फिर जो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा ओवर द ईयर्स वो एज कैपिटल रिसीट होगा, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट में एसेट्स और लायबिलिटीज इनका इंक्रीज डिक्रीज, इनका लायबिलिटीज इंक्रीज होगी, एसेट्स डिक्रीज होंगे। लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स में ऐसा एसेट्स लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट्स में एसेट्स लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल्स अब क्या आएगा, देखिए लोन अगर गवर्नमेंट लेगी मतलब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेचती है, जैसे मतलब किसी बहुत सारी सेक्टर्स में गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने शेयर्स कम करें, जैसे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा मतलब शेयर्स ज़्यादा उन्हीं की तरफ चली जाए, तो उसमें गवर्नमेंट फिर अपने एसेट्स अपने शेयर्स उन सेक्टर्स में बेच देती है। जैसे बैंक्स को अगर बोला था वो नेशनल डेवलपमेंट बैंक, तो वो बैंक्स को प्राइवेटाइज अगर करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट बैंक्स में क्या होगा, वो अपने शेयर्स बेच देंगे प्राइवेट एंटिटीज़ को, तो उससे गवर्नमेंट के शेयर्स कम होंगे इन द इकोनॉमी, तो उसको उससे भी जो इनकम जनरेट होगी उन एसेट्स को सोल्ड करने से, तो उनको हम बोलते हैं उसको हम उस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और उससे जो अमाउंट गवर्नमेंट को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अगर शेयर्स रिड्यूस की जाए, ठीक है, या गवर्नमेंट कोई पावर प्लांट बना रही है, रेलवे पे खर्चा कर रही है, तो पहले जो रेलवे बनाएगी तो उससे एसेट्स डिक्रीज होंगे, लेकिन जो फिर बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी द कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे दूसरी बात रख लीजिए, हाँ, टोटल रिसीट्स में 90% जो होता है वो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं और खाली 10% कैपिटल रिसीट्स होते हैं, और उन रेवेन्यू रिसीट्स में भी 84% क्या होता है, वो होता है टैक्सेस से, ठीक है। तो बाकी नॉन टैक्स वो ऊपर पड़ा, तो टैक्सेस में सबसे ज़्यादा 55% कहाँ से आएगा, फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, और 45% आएगा फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ओके, एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करना। नाउ इसमें भी क्या आता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखिए अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, ताकि मतलब जो फिजिकल या फिजिकल एसेट्स जो या फाइनेंशियल एसेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, फिजिकल या फिनेंशियल एसेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उन पे जो खर्चा आएगा तो उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। या ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो रेकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई ये पावर प्लांट बना लिया, तो एक बार जब पावर प्लांट बना लिया तो एक ही बार बना लिया, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो अब इस पे मेंटेनेंस बाकी का खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे याद रख लीजिएगा, देखिए हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लीजिएगा, मुझे से मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। एक्सपेंडिचर, अब तक हमने रिसीट्स पढ़ी, गवर्नमेंट की इनकम्स पढ़ी, लेकिन अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स, देखिए एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट अब खर्चा करेगी, तो या तो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और या तो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या होता है, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा, कोई भी एसेट चाहे फिनेंशियल हो या फिजिकल एसेट हो वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें एसेट्स या चाहे वो फिनेंशियल हो या फिजिकल एसेट्स हो वो इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होता है फिर, जो बाकी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो मान लीजिए कोई टैक्स भर रहा है, ठीक है। ये अगर कोई पर्सन है तो अगर ये पे कर रहा है टैक्स, तो अगर ये टैक्स पे कर रहा है तो इस टैक्स पे करने से इस पर्सन की जो एसेट्स है या जो इसके अपने एसेट्स है वो इंक्रीज नहीं हुए, तो एसेट्स इसके डिक्रीज हुए। तो इंक्रीज टैक्स पे करने से अगर कोई पर्सन टैक्स पे कर रहा है तो उसके जो एसेट्स है वो इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पे कोई फायदा इस खर्चे से मिला नहीं, बल्कि ये एक
एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। टैक्स को हम एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन कहते हैं। वॉलंटरीली अगर बोलेंगे कोई टैक्स पे करने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो ये टैक्स जो इस पर्सन ने भरा, तो इसको हम एज क्लासीफाई करेंगे यहाँ पे एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें किसी इंसान ने अगर कोई खर्चा किया तो उसके बदले उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जिसमें खर्चा करता है एंटिटी, लेकिन उसके बदले कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट कोई ऐसे खर्चे करेगी जिनमें उनके एसेट्स इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन हाँ क्या होगा फिर, इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं, जैसे मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन दिया, तो जो इंटरेस्ट उसने उस पर दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये है गवर्नमेंट जी, और यहाँ पे मान लीजिए ये है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ। तो यहाँ पे मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आईएमएफ से लोन लिया, ठीक है। मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो वापस कितना देना पड़ा, सपोज मान लीजिए 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो ये जो 10 लाख गवर्नमेंट ने दिया, तो ये जो गवर्नमेंट का होगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इसमें देखिए ये 1 करोड़ इन्होंने लोन दिया था वापस, लेकिन हाँ ये जो इस पे जो इन्होंने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट जो इस लोन पे दिया, तो वो एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि उस पे जो देखिए कोई मतलब गवर्नमेंट को इस पे ये 10 लाख जो देना पड़ा एज इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है। तो इससे कोई गवर्नमेंट का जो है एसेट इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा आप याद रखोगे, ठीक है। तो दूसरा आप याद रखोगे इसमें जो भी गवर्नमेंट लोन लेती है, जो भी वो डेट लेती है फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या एटसेट्रा, तो उसको हम उस पर जो इंटरेस्ट लगता है दैट इज कॉल्ड, दैट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसी तरह ग्रांट्स जो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलती है और अदर पार्टीज को, जैसे मतलब ग्रांट्स को मैंने अभी बोला, लोन्स और ग्रांट्स में फ़र्क है, ठीक है। तो लोन्स जो होता है उनमें वो अगर किसी को मिलता है तो वापस वो लोन पे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। तो ग्रांट होता है एक टाइप ऑफ चैरिटी जो वापस नहीं करना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स में क्या हो रहा था, रेवेन्यू रिसीट्स में गवर्नमेंट को ग्रांट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ही ग्रांट दे रही है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ही ग्रांट देगी स्टेट गवर्नमेंट को या यूटीज को, ठीक है, तो वो जो है गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उससे गवर्नमेंट के अपनी एसेट्स इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, बल्कि खर्चा होगा ऐसे ही, ठीक है। तो जिस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बजट डॉक्यूमेंट जो है एक्सपेंडिचर को अब जो एक्सपेंडिचर है ये दो चीज़ों में क्लासिफाई होता है, एक तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखिए अब आपने एक्सपेंडिचर में क्या याद रखा, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें गवर्नमेंट के एसेट्स जो है वो इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कोई इंटरेस्ट देना पड़ा, ग्रांट्स देना पड़ा स्टेट्स यूटीज को, ठीक है। तो इसी तरह जो अब एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर दो टाइप्स का होता है, कोई भी एक्सपेंडिचर, ठीक है, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, टेबल से थोड़ा बहुत। यहाँ पे मान लीजिए ये है एक्सपेंडिचर, राइट, EXPD एक्सपेंडिचर। तो क्या होगा, एक तो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर RE, और दूसरा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब आपको समझ आ गया, वो एक्सपेंडिचर जो जिस पे गवर्नमेंट के एसेट्स वो इंक्रीज नहीं होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ग्रांट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो ये एक्सपेंडिचर्स होते हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दो टाइप्स का होता है, या तो होगा प्लान एक्सपेंडिचर और या तो होगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉन प्लान NPE, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी दो टाइप्स का होगा, या तो होगा प्लान एक्सपेंडिचर PE, या फिर होगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए एक्सपेंडिचर आपको पता है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे मान लीजिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर पहले दो में, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिर दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें, एक तो प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान, और दूसरा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉन प्लान, प्लान और नॉन प्लान
एक्सपेंडिचर, राइट। तो इसी तरह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी दो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब प्लान और नॉन प्लान में डिफरेंस क्या है, देखिए। अब प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान है, ठीक है, उन पे जो खर्चा गवर्नमेंट करेगी वो होता है प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्लान एक्सपेंडिचर जैसे जो किस पे खर्चा होगा 5 ईयर प्लान पे, ठीक है, 5 ईयर प्लान मतलब जो भी गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान होते हैं उन पे जो खर्चा गवर्नमेंट 5 साल करेगी, दैट इज कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़ के बाकी एक्सपेंडिचर्स होती है गवर्नमेंट की। जैसे मान लीजिए डिफेंस पे सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पे। तो प्लान एक्सपेंडिचर जो 5 ईयर प्लान में आता है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे क्या एक्सपेंडिचर, उस पे जो एक्सपेंडिचर्स आए थे, सो ये होता है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्लान एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान है उन पे जो खर्चे गवर्नमेंट एलोकेट करेगी, दैट इज कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर। और जो प्लान एक्सपेंडिचर के बाद जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको जैसे पेंशन सैलरीज, तो उनको हम बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब देखिए प्लान एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पे ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती है गवर्नमेंट की जो 5 ईयर प्लान जो इकोनॉमी में होते हैं, तो उन पे जो खर्चे आते हैं, ठीक है। तो ये प्लानिंग में हम अच्छे से इनको प्लानिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, 5 ईयर प्लान को एक एक करके। तो 5 ईयर प्लान पे जो भी खर्चा आएगा दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर, और उसके बगैर जो भी एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट करेगी दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन हाँ, अब आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखोगे, देखिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आता है। एक तो आता है जैसे इकोनॉमिक सोशल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट गवर्नमेंट कहीं पे कर रही है, वो भी होगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन, ठीक है, तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर अब गवर्नमेंट का आएगा, हमने ऊपर पढ़ा इनकम में सबसे ज़्यादा आया रेवेन्यू रिसीट्स से, और रेवेन्यू रिसीट्स में 90% इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स में भी सबसे ज़्यादा जो इनकम होगी वो कहाँ से आएगी, वो टैक्सेस से आएगी, ठीक है। और टैक्सेस में भी सबसे ज़्यादा 55% कंट्रीब्यूशन होगा डायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। और खाली 10% इनकम होगी फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। लेकिन एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किसका होगा, अब देखिए, एक तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल एक तो प्लान और अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अब आप याद रख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल को मिला के अगर हम देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगा, देखिए अब आप याद रख लीजिए प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जो 5 ईयर पॉलिसी गवर्नमेंट की है, 5 ईयर प्लान जो है उस पर जो खर्चे आएंगे, ठीक है, और नॉन प्लान, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होगा वो होगा नॉन प्लान, ठीक है। नॉन प्लान पे कितना होगा, 63% ऑफ द एक्सपेंडिचर कितना किस पे आएगा, ऑन नॉन प्लान, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने आज मान लीजिए बजट पेश किया, तो इसमें 5 ईयर प्लान के लिए जो भी खर्चे होंगे वो कितना 63% ज़्यादा होगा, किसके लिए 63% होगा फॉर नॉन प्लान, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो प्लान एक्सपेंडिचर में कितना सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पे आएगा, वो आएगा ऑन नॉन प्लान। तो कितना आएगा 63%। मतलब गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर दिखाएगी अपना, हम इस पे ये खर्चा करने वाले हैं, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पे सबसे ज़्यादा होगा, कितना 63%। जैसे सैलरीज, पेंशन, डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 63% ऑफ द एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और प्लान एक्सपेंडिचर रिमेनिंग पार्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है। लेकिन हाँ, नॉन प्लान सॉरी, यहाँ पे 70%, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये डेटा इधर उधर हुआ है, तो 70% होगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट बजट पेश करेगी, प्लान एक्सपेंडिचर पे कितना आएगा 30%, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किस पे होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरीज, डिफेंसेस, सब्सिडीज, ठीक है। और प्लान एक्सपेंडिचर पे 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर्स खर्च होती है, ठीक है। और उसके बाद जो अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में है, देखिए अब तो आपको पता है, देखिए मैंने आपको समझाया वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स। रिसीट्स में सबसे ज़्यादा रिसीट्स आएंगे फ्रॉम रेवेन्यू रिसीट्स, तो रेवेन्यू रिसीट्स में मेजॉरिटी पोर्शन टैक्सेस का होगा, और कैपिटल रिसीट्स के खाली 10% इनकम आएगी। उसके बाद गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या आएगा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले तो
जो है आप मान लीजिए, हाँ, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अब दो का होगा, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसमें प्लान और नॉन प्लान, तो प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 70% ऑफ द बजट होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा खर्चा जो होगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स पे होगा, और सबसे कम होगा ऑन प्लान एक्सपेंडिचर्स, वो होगा 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हाँ, अब उसमें भी जो टोटल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो 63% होगा ऑन नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे है ये RE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगा, एक तो प्लान और नॉन प्लान, ठीक है। तो इस पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कितना होगा गवर्नमेंट का खर्चा, तो टोटल जो ठहरिए एक सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसकी परसेंटेज जो होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो देखिए ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसमें मान लीजिए प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब आपने देखा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पे आएगा, नॉन प्लान पे। टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल को मिला के टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उस पर सबसे ज़्यादा 70% खर्चा आएगा ऑन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और खाली 30% ऑन प्लान एक्सपेंडिचर। लेकिन अब जो उस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आएगा ऑन नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, 63%, ठीक है। तो अगर ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसको क्लासिफाई करो इनटू नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसको क्लासिफाई करो इनटू नॉन प्लान एंड प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, PR, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस पे आएगा, नॉन प्लान रेवेन्यू पे जो है 63% खर्चा टोटल एक्सपेंडिचर में किस पे आएगा, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात देखिए, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा, जिसमें एसेट्स, फिजिकल एसेट्स या फिनेंशियल एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के एसेट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये वो एक्सपेंडिचर्स है जिसमें गवर्नमेंट के फिजिकल या फिनेंशियल एसेट्स इंक्रीज होती है, ठीक है। या जो फिनेंशियल लायबिलिटीज है वो डिक्रीज होती है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई लैंड ली तो इनका जो एसेट है इंक्रीज हुआ। इसी तरह बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है। तो अगर वहाँ पे हमने बोला था डिसइन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो उससे जो गवर्नमेंट के शेयर्स है कम हो रहे हैं, ठीक है। तो एसेट्स डिक्रीज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट कहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए RBI जब पहले सेट किया गया था एज प्राइवेट सेक्टर बैंक सेट किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें अपने शेयर्स इंक्रीज करके 50% से ज़्यादा कर दिए। तो इससे क्या हुआ, ये एक गवर्नमेंट एंटिटी बन गई, ठीक है, RBI। तो इस तरह जब गवर्नमेंट अपने किसी के शेयर्स, अपने शेयर्स किसी सेक्टर में इंक्रीज करेगी तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट कोई ज़मीन खरीद रही है तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। तो इसी तरह लोन्स एंड एडवांसेस, अगर गवर्नमेंट अब लोन दे रही है, ठीक है, सेंटर या स्टेट या UT को, ठीक है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, अगर एडवांस, अगर गवर्नमेंट क्या दे रही थी, ग्रांट, अगर ग्रांट दे रही थी स्टेट या UT को तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है गवर्नमेंट को कोई फिर बेनिफिट उससे नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर लोन या एडवांसेस देगी सेंटर को या स्टेट को, तो सेंटर अगर देगी स्टेट या UT को तो उससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो एज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लासिफाई होगा। तो नटशेल में आप याद रखोगे, जिन जिन खर्चों से भी गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा उनके अपने फिनेंशियल एसेट्स या फिजिकल एसेट्स इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे लैंड खरीद लिया तो फिजिकल एसेट इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग खरीद ली, फिजिकल एसेट इंक्रीज हो गया, मशीनरी, इक्विपमेंट। तो यहाँ पे लोन्स और एडवांसेस या शेयर्स, इनसे क्या हो गया, फिनेंशियल एसेट्स गवर्नमेंट के इंक्रीज हो गए। तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है, देखिए, अब हाँ, एक्सपेंडिचर में अब आप सिंपल याद रखोगे, एक्सपेंडिचर में दो आती हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट का, वो क्या होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का
होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और इसमें भी क्या आता है, एक तो प्लान और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान जो 5 ईयर प्लान में खर्चा होता है, नॉन प्लान जो उसके बाद के बाकी खर्चे होते हैं। ठीक है, जैसे बाकी वो बोला था सैलरीज पेंशन। ठीक है, तो नॉन प्लान कितना आप कॉन्स्टिट्यूट करेगा, 63% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा पहले, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा ऑन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 70%। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, 63%। ठीक है, तो बाकी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब जो बजट पेश होता है उसमें सिर्फ देखिए ये नहीं है कि एक फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है या बजट जिसको आप कहते हो वो पेश हुआ, उसमें खाली एक्सपेंडिचर्स और जो ये रिसीट्स है गवर्नमेंट के, मतलब रिसीट्स गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करेगी, यही नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है बजट में। तो वो क्या क्या है देखिए, जैसे मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। तो इसमें जो गवर्नमेंट है 3 ईयर रोलिंग टारगेट, मतलब जो हमने फिजिकल इंडिकेटर्स है क्या, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स जो आ रही है, रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारी है क्या वो सफिशिएंट है, मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे हम खर्चा करें, जो सैलरीज बाकी डिफेंस सब्सिडीज दे रहे हैं क्या, उतना हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स है हमारे पास, सॉरी, तो रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स वो जो ऊपर मैंने आपको बोला। ठीक है, तो उसके बाद फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी सेट्स। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, तो ये प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट को उनको उनको डिस्कस कर लेती है। ठीक है, तो उसके बाद मैक्रो फ्रेमवर्क असेसमेंट, तो इसमें क्या आता है, ये इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ, फिजिकल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल एंड एक्सटर्नल बैलेंस, मतलब ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द इकोनॉमी देखती है। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी ये क्या दिखाती है, ये प्रायोरिटीज़ दिखाती है, मतलब गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स पे ज़्यादा खर्चा करेगी। जैसे सबसे ज़्यादा खर्चा एनवायरनमेंट पे करना पड़ेगा, तो वो ये होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रायोरिटीज़। एग्रीकल्चर पहले आएगा, फॉरेस्ट्री या फिर माइनिंग पहले आएगा, तो ये प्रायोरिटीज़ होता है। और मैक्रो फ्रेमवर्क असेसमेंट में क्या आता है कि इकोनॉमी जो है किस तरह ओवरऑल मतलब फंक्शन कर रही है विद रेस्पेक्ट टू कितना जीडीपी ग्रोथ हो रहा है एटसेट्रा। ठीक है, तो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है, ये मतलब ये दिखाता है कि क्या जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो सफिशिएंट है कि मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको फिनेंस करने के लिए। तो इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा सा आप इसको अब नटशेल में क्या याद रखा आपने, जो एक क्विक सा रिवीजन देखिए, जो हमारे पास होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई वर्ड एज फिजिकल पॉलिसी नहीं है। लेकिन हाँ, अब फिजिकल पॉलिसी किसको कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की एक तो क्या आती है, एक तो रिसीट्स आते हैं, मतलब गवर्नमेंट की इनकम, और क्या आता है प्लस जो क्या आता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम, वो रेफर करता है टू द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी, उसकी मतलब जो भी उसका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके रेवेन्यूज, उसके रिसीट्स, उसकी इनकम और उसके खर्चे। ठीक है, वो फिजिकल पॉलिसी। तो इंडिया में ऐसे कोई वर्ड फिजिकल पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो जिसको आप बजट कहते हो, ये होता है अंडर आर्टिकल 112। ठीक है, तो अंडर वाट आर्टिकल 112, तो ये पेश किया जाता है हर साल फ्रॉम जब बजट सेशन होता है। ठीक है, तो मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या खर्चे होंगे एटसेट्रा। ठीक है, तो जो इनकम होगी गवर्नमेंट की उनको रिसीट्स कहते हैं। ये तो हो सकते हैं या तो रेवेन्यू रिसीट्स या फिर कैपिटल रिसीट्स। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स, कितना, 90%। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्सेस से सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, तो उसमें भी टैक्सेस में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो 90% जो इनकम होती है रेवेन्यू रिसीट्स से होती है। ठीक है, तो उसके बाद 10% कैपिटल रिसीट्स से होती है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स में मतलब गवर्नमेंट को ये इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, और कैपिटल रिसीट्स में ये हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद कैपिटल रिसीट्स में पढ़ा, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की रेलवेज एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनकम रेवेन्यू रिसीट से आती है, उनमें सबसे ज़्यादा टैक्सेस। उसके बाद गवर्नमेंट के हमने पढ़े एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, इसमें भी क्या आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसके बाद दोनों हम किन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तो प्लान और नॉन प्लान। ठीक है, नॉन प्लान, तो प्लान वो जो 5 ईयर प्लान के लिए यूज़ होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो 5 ईयर प्लान को छोड़ के
खर्चे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कितना, 70% खर्चे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, और उसमें भी 63% होता है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स जो जिनमें गवर्नमेंट के एसेट्स या चाहे फिजिकल या फिनेंशियल एसेट्स इंक्रीज नहीं होते हैं, वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जिसमें गवर्नमेंट के एसेट्स इंक्रीज होते हैं, जैसे लैंड गवर्नमेंट ने खरीदा या गवर्नमेंट ने किसी में शेयर्स इंक्रीज किए। ठीक है, और बाकी ये जो तीन और चीज़ें जो बजट के साथ पेश की जाती है मीडियम टर्म, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बजट के साथ और क्या क्या पेश किया जाता है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट किया जाता है। एक तो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और मैक्रो फ्रेमवर्क असेसमेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।